हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बेहतर नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो अभी अगर हम प्रेजेंट के अंदर बात करें तो जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो वास्तव में काफ़ी रिच हैं, काफ़ी महंगे हैं। वैल्यूएशन वाइज जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। क्यों ऐसा हो सकता है पहले हम बात करेंगे कि क्यों पूरे के पूरे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर जो मेरा ये आउटलुक है ये क्यों है। ये जो भी मेरा आउटलुक है ये केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर है। और यहाँ पर सिमिलर जो व्यू है वो मेरे अदर देन गोल्ड फाइनेंस जो कंपनीज हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अगर उनको हम छोड़ दें तो बाकी एनबीएफसी स्पेस के अंदर भी है। और ये व्यू जो है मेरे केवल एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए हैं। और जो भी अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशंस बनाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाएं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो सबसे पहले जो चर्चा करूँगा कि देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स में पेन क्यों है। देखिएगा सबसे पहला रीज़न है कोविड। कोविड के अंदर जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की, मैं उनकी बात तो बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात देखिएगा कि जो कोविड की वजह से जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन हुआ है उसका प्रॉक्सी प्ले जो है बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं। यानी कि जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है, यानी कि जो चक्रीय प्रभाव है मनी का, वो कम हो गया है। और चक्रीय प्रभाव अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं और एडवांसेस हैं वो दोनों कम होंगे। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने नोट प्रिंट की है या जिस तरीके से करेंसी छपी है उसकी वजह से लोगों के पास जो पैसा आया है वो बैंकों में तो चला गया है, डिपॉजिट्स तो बढ़ गए हैं। तो डिपॉजिट्स के ऊपर बैंकों को इंटरेस्ट देना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक लोन देने में कतरा रहे हैं। रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या जिनकी अच्छे से जो है बिजनेस चल रहे हैं, क्योंकि 60 to 70% जो बिजनेसेस हैं वो सही तरीके से जो है अभी भी रन हो रहे हैं। और इसके अलावा जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनकी जो सैलरी है कम हो गई है कुछ लोगों की, लेकिन अगर 70 से 80% जो इंडस्ट्री है वो भी अफेक्ट नहीं है, उसमें जो है नॉर्मल पे स्केल्स हैं। तो वहाँ पे जो डिपॉजिट्स आए हैं वो डिपॉजिट्स वास्तव में बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन बैंक अपना प्रॉफिट तभी कमाएगा जब वो लोन देगा। तो अब लोन की हालत क्या है कि देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाउसिंग लोन जो है बैंक 7% पे देने के लिए तैयार है। अगर 7% पे आप पैसा दोगे और 3% या 4% आप जो है डिपॉजिट्स के ऊपर पैसा दोगे तो आप कितना इंटरेस्ट मार्जिन रखेंगे? तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है। अब मैंने बात ये क्यों की कि मैं हाउसिंग लोन की बात कर रहा हूँ, बाकी लोन भी तो बैंक देता है। लेकिन देखिएगा बैंक आज की डेट में ऐसी स्थिति में है कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन जब देता है तो जिन बिजनेस की हालत खराब है उनको तो लोन मिलेगा नहीं, जिन्होंने पहले से डिफॉल्ट कर रखा उनको लोन नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर डिफॉल्ट है। और इसके अलावा जो पर्सनल लोन है वो दे नहीं रहा क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है। तो वो बहुत ही मात्रा के अंदर आप देखेंगे तो बैंकों की 90% तक जो है रिड्यूस हो गए। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो परचेजेस थी उसमें भी काफ़ी डिफॉल्ट है। और सबसे खास बात यह कि यहाँ से रिकवरी नहीं आ रही है। और रिकवरी ना आने की वजह से बैंक जो है नए लोन से एडवांसेस नहीं दे रहे हैं क्योंकि बैंक डरे हुए हैं। तो पहली बात यह है कि जो बैंक का एडवांस और जो डिपॉजिट्स का मिसमैच हो रहा है, यानी कि जिसको हम असेट्स लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं, वो जो है साफ साफ जो है देखा जा सकता है। तो जिसकी वजह से जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तो है नॉर्मल रूटीन, यानी कि रनिंग या ऑपरेटिंग जो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ये कि जो लोन मोरेटोरियम पीरियड में गए, यानी कि जो बैंक की टोटल इक्विटी होती है, जो इक्विटी कैपिटल होते हैं, लोन्स जो है उसके सामने इक्विटी 15 या 20% होती है, केवल इक्विटी जो शेयर कैपिटल होती है, यानी कि जो शेयर होल्डर का पैसा होता है। तो वहाँ पर अगर 5 या 7-8% भी जो है बैड लोन्स हो जाए तो बैंक ये समझ लीजिएगा 2-3 साल पीछे चला जाता है और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है और बैंक की जो सोल्वेंसी वाले जो रिस्क है वो भी बढ़ जाते हैं। और आपने पास्ट में देखा कुछ बैंकों के साथ हमारे यहाँ पे जिस तरीके की घटनाएं घटी। तो यहाँ पे जो रिकवरी नहीं हो रही है वो रिकवरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 20 से 25% जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर कैश फ्लोज नहीं है। और कैश फ्लो ना आने की वजह से वो बैंकों को अपना जो भी लोन लिया है उसको सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। और जिसकी वजह से बैंक उनको नई क्रेडिट लाइन भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि जहां पर क्रेडिट गारंटीज बैंकों के थ्रू मिली जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, लेकिन उसमें से कुछ ही लोगों को जो है वो फ़ायदा हुआ, तो वो वाइड स्प्रेड जो है उसका नहीं हुआ अभी भी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बैंक की एसेट्स क्वालिटी है उस पर जो है कंसर्न बने हुए हैं।
अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर। तीसरी बात ये कि जब बैंकों के लोन की रिकवरी नहीं होती है तो बैंक क्या करते हैं, बैंक जो है कोर्ट में लेके जाते हैं और या आईबीसी की प्रोसेस यानी कि जो हमारा बैंक्रप्सी कोड है उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हुए वो कोर्ट में घसीटते हैं, ये एनसीएलटी में मामले जाते हैं। लेकिन सरकार ने मार्च 31 तक के लिए जो है एनसीएलटी के जो रास्ते हैं वो बंद कर रखे हैं बैंकों के लिए। तो बैंक किसी भी तरीके का करेक्टिव एक्शन जो है नहीं ले सकते हैं और यहाँ पर जो है बैंकों को फिर दोबारा से जो है एसेट्स क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत बड़े बैंकों के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसमें एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो उनके एग्जीक्यूटिव्स ने भी ये बात बोली है कि देखिएगा बैंकों के अंदर एनपीए की समस्या अभी भी है और बैंक फंडामेंटल से काफ़ी आगे चल चुके हैं। ये बात भी जो है किसी से छुपी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो असेट्स क्वालिटी है तो असेट्स क्वालिटी आपकी जो खराब हो जाएगी यानी कि आपके बैड लोन्स हो गए, वहाँ से रिस्क। दूसरा आपके ऑपरेटिंग रिस्क है, तो आप डिपॉजिट्स के फिगर्स तो आपके अच्छे आएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस क्योंकि पिछले साल में आपने जो लोन दे रखे थे तो उसमें जो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो गवर्नमेंट की तो उससे लोन बढ़े हुए होंगे। इसके अलावा जो आपके बाकी जो लोन्स हैं वो बैंक जो है बड़ा ही जो है सोच विचार करके जो है लोन देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और होम लोन क्यों दे रहे हैं आपको पता है, क्योंकि वो उसमें सिक्योरिटी की मात्रा ज़्यादा है। और आप देखिएगा बैंक्स जो है गोल्ड लोन के लिए भी जो है काफ़ी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आज ही मेरे पास एचडीएफसी बैंक की जो है मेल आई थी कि सर गोल्ड लोन ले लीजिए आप। उनके एग्जीक्यूटिव्स का भी फ़ोन आता है कि जी हाँ गोल्ड लोन ले लीजिए, और गोल्ड लोन के रेट भी जो है उनके 8% के आसपास है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो गोल्ड लोन है वहाँ पर भी सिक्योरिटी है, तो ऐसे लोन्स जो है देने के लिए बैंक जो है तत्पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा जिन लोगों को लोन दिए हैं, लोन कौन लेता है, जिसके पास पैसे नहीं है। और अगर बिजनेस बैठ गया तो वो अपने घर चलाएगा या बैंकों को पैसा देगा। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं देना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो बैंकों को नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक बैंकों ने क्या किया है कि मोरेटोरियम की आड़ में जो प्रोविजंस बैंकों की एसेट्स पे बनने चाहिए थे वो नहीं बने हैं, और अभी तक जो पिक्चर है वो साफ नहीं है। और बैंक क्या कर रहा है कि चीज़ें जो है एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर से तीसरे क्वार्टर में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिएगा मोरेटोरियम मार्च 31 तक के लिए दिसंबर 31 तक तो बढ़ा ही दिया है, और हो सकता है कि अगर सुनवाई ऐसे ही चलती रहेगी तो मार्च 31 तक भी चला जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाते जहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो। और यहाँ पर अगर क्लैरिटी अब नहीं आएगी तो देखिएगा कि बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर से जो इन्वेस्टर्स है उसका रुझान भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ पर पैसा डाल रहे हो और आपको स्थिति पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कुछ उसी तरीके से होगी जैसे आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और आपको पता ही नहीं रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी, ऑथराइज है या नहीं है, मकान बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर प्रॉपर्टी के भाव नीचे होते हैं। उसी तरीके से जहाँ पर कि बैंकिंग स्टॉक्स की हम बात करें तो जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है बड़ी सावधानी रखते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी के लिए, ऐसे शेयर्स के लिए ऊपर के भाव नहीं देते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में रैली हुई वो ऊपर की तरफ से जब कल उसमें गिरावट हुई तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा थी। और आज की रिकवरी अगर आप देखेंगे तो सबसे कम रिकवरी आपको बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिली। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जो चुनिंदा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर छोड़ दें तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में कोई पॉजिटिव रुझान नहीं है। ये केवल ट्रेडर्स के मूव जो हैं हो सकते हैं। और जब बैंक निफ्टी ने ऊपर के लेवल टच किए तो उसके बाद भी आप देखिएगा जो दिग्गज बैंक है उनके ऊपर भी जो है कुछ परसेंटेज जो है आरबीआई तक ने लगा दिए। जैसे कि एचडीएफसी मामले बैंक के मामले में बात करें, उनके खुद के प्रमोटर्स ने अपने सेल्स जो है शेयर सेल कर दिए। जो सीईओ थे जो रिटायर होने से पहले जो है शेयर सेल करके चले गए, आदित्यपुरी 840 करोड़ के उन्होंने सेल किए। इसके अलावा देखिएगा उनकी क्रेडिट कार्ड के ऊपर रोक लग गई है कि नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करोगे एचडीएफसी बैंक। इसका मतलब कुछ ना कुछ आरबीआई को ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, यानी कि बैंक के अंदर सीवियर प्रॉब्लम है। एचडीएफसी बैंक जो है सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो इशू करता है उसके थ्रू जो है अनसिक्योर्ड लोन देता है जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं होती। तो क्रेडिट कार्ड वाले लोन्स हैं तो उसकी ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और बैंकों को ये भी देखना पड़ेगा कि आरबीआई को ऐसा क्यों लगता है कि उसने क्रेडिट कार्ड के ऊपर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि उसके जो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस हैं उसमें एक अनसिक्योर्ड लोन के अंदर बड़ा एनपीए हो सकता है, ये आरबीआई को लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि बड़े ऊपर के लेवल पर जब बैंक निफ्टी गया तो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स ने देखिएगा एचडीएफसी बैंक के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग उन्होंने की है और हो सकता है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन भी जो है बिल्डअप कर रखी हो।
इसी तरीके से जो छोटे बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, अगर उनकी बात करें तो उन पीएसयू बैंक्स में भी रोज जो है आप देखिएगा किसी तरीके से फ्रॉड की खबरें, एनपीए की खबरें रोज जो है आती रहती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर है इसमें जब तक क्लैरिटी ना आए तब तक मुझे यहाँ पे सेफ्टी जो है नज़र नहीं आती। हालांकि देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली कर चुके हैं और जहाँ पर सारे एनालिसिस्ट इस बात को मानते थे जब बैंक निफ्टी 23-24 हज़ार के आसपास था, वहाँ से हालांकि देखिएगा 15 से 20% बढ़ भी चुका है अगेंस्ट द फंडामेंटल मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि ये मेरे अपने विचार हैं, आपके जो भी विचार हों वो आप जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं किसी भी तरीके से ये आपको दावा नहीं करता हूँ कि ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जो भी कथन जो मैंने आपके साथ किए इसका जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग स्टॉक पे नेगेटिव भी पड़ेगा, ये ऊपर नहीं जाएंगे। किसी भी तरीके की ट्रेड की अगर पोजीशंस ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। मैं और मेरा चैनल इस बारे में उत्तरदायी नहीं होंगे। मैंने केवल और केवल आपके साथ एजुकेशनल पर्पज से जो बैंक की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया। और यहाँ पर जो लोग ये मानते हैं कि इसमें वास्तव में जो है कोई परेशानी नहीं है, उनको जो है अपना जो है ऐसा मानने का जो है पूरा अधिकार है। और जिनके जो राय मेरे से मिलती हैं तो वो और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और अपने निवेश करने से पहले जो है अपने निवेश को सफल बनाने के लिए जो इस तरीके के एनालिसिस आपको करना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो देखने से पहले मैं आपको कैंडल भी दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरीके से आज बैंक निफ्टी कैंडल थी। तो आप देखिएगा जैसे निफ्टी में रिकवरी हुई वैसे बैंक निफ्टी भी नहीं हुई, तो देखिएगा कैंडल भी वीक बन रही है। और अगर आप निफ्टी की रिकवरी देखेंगे तो देखिएगा बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी रैली कर चुका है अगेंस्ट द फंडामेंटल, ये मेरी राय है अगेंस्ट द फंडामेंटल। तो यहाँ पे रिकवरी आई है जो उसके सामने हमें लगता है अभी भी करेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अगेंस्ट द फंडामेंटल ये मार्केट ने रैली की है स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के मामले में। और टू द सम एक्सटेंड निफ्टी के भी स्टॉक्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि जहाँ मार्केट जो है ओवरबोट है या मार्केट अगेंस्ट द फंडामेंटल है, लेकिन ग्लोबल लिक्विडिटी आ रही है और ऐसे लेवल पर भी जब माल आता रहेगा, पैसे आते रहेंगे तो देखिएगा मार्केट चलती रहेंगी। इस बात से जो है हम मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको फंडामेंटल बेसिस पर आपके साथ जो बात की कि जो वास्तव में बैंकिंग के फंडामेंटल्स है वो वास्तव में वीक है और जो समस्याएं हैं वो और भी हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो बातें की वो ऐसी बातें की जो जनरल आम बोलचाल की भाषा में आप समझ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।